everyone, welcome back to English Study. I am Shweta Jahan and today we are going to learn conjunction. जो आज हम कंजक्शन पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ कंजक्शन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के हैं और कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन के हैं. सो डोंट यू गेट कंफ्यूज. सो इफ यू वांट टू लर्न स्टे ट्यून्ड. कंजक्शन है हमारा बिकॉज या फिर सिंस, जिसका अर्थ होता है क्योंकि या फिर चूँकि. तो जब भी वाक्य में क्योंकि या चूँकि का प्रयोग हो तो इन दोनों में किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है. पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि या चूँकि के लिए बिकॉज का प्रयोग केवल वाक्य के बीच में होता है. ठीक है, वाक्य के बीच में होगा बिकॉज का यूज़ और सिंस का यूज़ हो जाता है वाक्य की शुरुआत में कभी कभी. तो यही अंतर है कि जब क्योंकि या चूँकि आए तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है. फ़र्क इतना है कि बिकॉज का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वाक्य के बीच में होता है, जबकि सिंस का यूज शुरुआत में भी हो सकता है वाक्य के. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि या फिर चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया. सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम. सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम. लेकिन अगर इसे हम बिकॉज की मदद से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था. आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल. सो हेयर यू सी कि सबसे पहले अगर हमने सेंस का यूज़ किया है, क्योंकि दोनों में ही क्योंकि का यूज़ हुआ है, लेकिन जब सेंस का यूज़ किया है तो सेंस हमने पहले लगाया है. और अगर हमने बिकॉज का यूज़ किया है तो वाक्य है आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल. बिकॉज को दोनों सेंटेंस के बीच आई डिडंट कम और आई वॉज अनवेल के बीच में लगाया है. थर्ड एग्जाम्पल, माइक को कंपनी ज्वाइन करने के बाद 2 बार प्रमोट किया जा चुका है. माइक हैज़ बीन प्रमोटेड ट्वाइस सिंस ही ज्वाइन द कंपनी. तो कभी कभी किया जा सकता है सिंस ही ज्वाइन द कंपनी से पहले आया है टेंस के. आगे का कंजक्शन है एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ. तो राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं. राम इज़ एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड. हियर यू सी कि हमने कैसे एज वेल एज का यूज़ किया है जब हमें बोलना हो साथ ही साथ. जैसे राम पढ़ा लिखा है ये तो बात है, लेकिन इसके साथ ही उसके माता भी पढ़े लिखे हैं. मतलब दोनों चीज़ें हों उस टेंस में, ये भी है और वो भी हो. राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं. राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड. तो एज वेल एज ने 2 सेंटेंस को, 2 क्लोज को, 2 फ्रेजेस को लिंक अप किया. राम इज़ एजुकेटेड को और हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड को. तो इस तरह से यूज़ होगा एज वेल एज का. देखते हैं इस कंजक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो हमें हेल्प करेंगे इसको और अच्छे से यूज़ करने में. तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ इफ़ एज वेल एज इज़ जॉइनिंग 2 सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन द हेल्पिंग वर्ब इज़ टू बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो जैसे कभी कभी होता है कि एज वेल एज अगर 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स को, बिकॉज एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब बिल्कुल वही वो भी हो. तो हम सब्जेक्ट को ज्वाइन करके बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा. तो उस टाइम जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी. जैसे मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं. आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम हेयर. अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर हेयर होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर किसको जोड़ा है? माई फ्रेंड्स को और आई को जो सब्जेक्ट है, और हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आई के अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड, वो साथ ही साथ उनके 3 भाई भी जा रहे हैं. एज वेल एज 3 ब्रदर इज गोइंग. ओके, नेक्स्ट, एज सून एज और द मोमेंट, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वो आया मैं चला गया. एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, और द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट. मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं. कम टू माई होम द मोमेंट डैड कम्स, और कम टू माई होम एज सून एज डैड कम्स. जितनी जल्दी हो सके चले जाओ. लीव और गो एज सून एज पॉसिबल. तो जैसे ही मतलब जैसे कोई काम हो वैसे ही ये काम भी हो जाना चाहिए. जैसे ही वो आया मैं चला गया. जैसे ही वो उसने आने का काम किया मैं चला गया. एज सून एज ही केम आई लेफ्ट. तो यहाँ पर हम एज सून एज का भी यूज़ कर सकते हैं और द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ही के अर्थ में. मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं.
तो तुम्हें आना है जैसे ही मेरे पापा आ जाएं। तो यहाँ पे दो काम होंगे और हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ लिया एज वेल एज और द मोमेंट की वजह से, जिसका मतलब है जैसे ही। नेक्स्ट कंजक्शन एज फार एज, जहाँ तक। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जहाँ तक। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके दो बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, मतलब जहाँ तक आपकी रेंज है, जहाँ तक आपकी लिमिट है, जहाँ तक आप जानते हो वहाँ तक। सो एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज़ कंसर्नड आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है। एज फार एज माई ब्रदर इज़ कंसर्न ही हैज़ डन ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर काफ़ी बार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती रहती हैं, तो ये इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। बाकी इसका यूज़ काफ़ी इजी है, जिसका मतलब है जहाँ तक, एज फार एज। नेक्स्ट जो कंजक्शन है वो है ऑल्थो, तो, इवन इफ, इवन तो, मतलब इनका जो यूज़ होता है वो बहुत सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। यद्यपि, हालांकि, भले ही, इन सब के अर्थ में। और उसके बाद हम इन नीचे वाले कंजक्शन देन, ऑल्सो, इवन, दैन, येट, स्टिल, हाउएवर का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है फिर भी, तब भी। क्योंकि जब हमें इनका यूज़ करना हो ऑल्थो का, थो का, इवन इफ, इवन थो का, यद्यपि, हालांकि का, तो हम कभी भी कुछ वाक्य कहें, जैसे यद्यपि वो कभी स्कूल नहीं आता फिर भी, या इसके बावजूद भी वो पास हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें दो कंजक्शन की ज़रूरत होती है। रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने ऑल्थो का प्रयोग किया है, जैसे आपने किसी का भी कंजक्शन का प्रयोग किया है, jैसे इथो का किया है, इवन एफ का किया है, तो आप किसी के साथ भी इसे जोड़ सकते हो, स्टिल के साथ, हाउएवर के साथ, इवन देन के साथ। लेकिन अगर आपने ऑल्थो का यूज़ किया है तो आपको दूसरा कंजक्शन येट ही लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ़ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नो एवरीथिंग। या फिर इसको हम बना सकते हैं, though he never went to school still he knows everything, or although he never went to school yet he knows everything। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो प्रीपोजिशन लगाने की क्यों ज़रूरत, कंजक्शन लगाने की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये अर्थ निकालना होता है, यद्यपि, भले ही चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये बात है, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है, ठीक है, चाहे वो चीज़ हुई ना हुई, लेकिन वह फिर भी है। तो हम किसी भी कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इसमें से इवन का, थो का, ऑल्दो का, और किसी के साथ भी दूसरा हम जो है वो कंजक्शन वो लगा सकते हैं, देन, ऑल्सो, हाउएवर, स्टिल। लेकिन ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज़ करना है। येट एक मैंडेटरी है ऑल्दो के साथ। ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग करना ही होगा। जैसे हालांकि मैं गरीब हूँ पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे में मदद करने की कोशिश करूँगा। Although I am poor, yet I will try to help you with my money. With money, ठीक है, हालांकि, चाहे जो भी हो, यद्यपि मैं गरीब हूँ पर इसके बावजूद, yet I will try to help you with money। हालांकि ये मैंने नहीं किया पर फिर भी आपका जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा। Though I haven't done it, still whatever you decide I will accept। हालांकि बीमार था तब भी मैंने काम किया। Even if I was unwell, then also I worked। तो किसी भी कंजक्शन के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मैंडेटरी हो दूसरा कंजक्शन, कि हमें स्टिल ही लगाना है, हाउएवर ही लगाना है, देन ही लगाना है, नहीं। आप किसी भी कंजक्शन के साथ किसी भी दूसरे कंजक्शन को लगा सकते हो इस कंजक्शन के टाइम पर, लेकिन जब आप ऑल्दो का यूज़ करो तो येट ही लगाओ। आगे है स्टिल या फिर इवन नाउ, जिसका मतलब होता है अभी भी, आज भी। तो आपको कुछ भी ऐसा बोलना है कि ये काम अभी भी होता है, या फिर ये सारी चीज़ें आज भी सच हैं, आज भी होती हैं, तो आप स्टिल का या फिर इवन नाउ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल मतलब अभी भी, इवन नाउ मतलब आज भी। सो स्टिल इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब, वेयर एज इवन नाउ इज़ यूज्ड एट द एंड। जो स्टिल या फिर इवन नाउ है तो उसमें क्या करना है हमें, स्टिल जो हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब जो वर्ब होती है उसके पहले यूज़ किया जाता है, लेकिन
इवन नाउ को हमेशा हम एंड में यूज़ करते हैं, चाहे कुछ भी हो। इवन नाउ कभी बीच में यूज़ नहीं होगा। इवन नाउ को हम हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे, अभी भी या आज भी के कॉन्टेक्स्ट में, उसके अर्थ में, लेकिन स्टिल जिसको हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में और बिफोर वर्ब, मेन वर्ब के पहले यूज़ करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो स्टिल की मदद से या फिर इवन नाउ की मदद से। अगर हम स्टिल से बनाते हैं तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना, मेन वर्ब के पहले। वो आई एम स्टिल स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इवन नाउ। तो ये अर्थ, ये जो डिफरेंस है, ये यही है इवन नाउ और स्टिल में। दोनों का यूज़ एक जैसे सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन इवन नाउ हमेशा सेंटेंस के बाद में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्या राम अभी भी खेलता है? डज राम स्टिल प्ले? डज राम प्ले इवन नाउ? आई नो कि अभी ये सेंटेंस को जो है ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन कंजक्शन इस तरह यूजेस में भी आ सकते हैं। वो आज भी मुझसे मिलता है, स्टिल मीट्स मी, ही मीट्स मी इवन नाउ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ये कंजक्शन नहीं है। आई नो ये दूसरे कंजक्शन की तरह दो क्लोजेस को या फिर दो फ्रेजेस को नहीं जोड़ रहा, इसमें नहीं जोड़ रहा, लेकिन ये कंजक्शन है जिसका यूज़ कुछ इस तरह किया जाता है। तो स्टिल और इवन नाउ। आगे देखते हैं वाइल। वाइल का जो यूज़ करते हैं जब दो काम एक साथ किए जा रहे हों, द वर्ब फॉलोज। वाइल इज़ ऑलवेज यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। जो भी वर्ब हो, वाइल को जो फॉलो करती है, जो वाइल के बाद आती है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज़, मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग, और वाइल वॉकिंग आई एम स्टडिंग। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया फिर तो कि वाइल के बाद वर्ब आनी ही ज़रूरी है, और वर्ब के साथ आईएनजी का भी लगना ज़रूरी है। तो इसको दो तरह से बना लो, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग और वाइल वॉकिंग आई एम स्टडिंग। क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? डज राम ईट द फूड वाइल स्टडिंग? तो हमेशा जब भी वाइल आता है तो एक सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं, या फिर वो मुझसे बात करते हुए तो मैं देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। So this is how we use while. While is always follows with a verb plus ing, with main verb plus ing. तो इसका यूज़ इस तरह होता है, और आई होप तुम समझ गए होंगे कि while कैसे किया जाता है जब दो काम एक साथ हो रहे हों। जब दो काम एक साथ हो रहे हो मतलब दो वर्ब होगी उसमें, और जो दो वर्ब होंगी उनमें से एक वर्ब वाइल के साथ लगती है, वाइल के आफ्टर लगती है, वाइल के बाद, जो हमेशा आईएनजी के साथ लगाई जाती है। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर श्योर। नेक्स्ट कंजक्शन एज इफ़ और एज सो, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानो, जैसे कि, जैसे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम इस गाड़ी के सबसे बड़े ज्ञाता हो। ठीक है, मानो या फिर जैसे कि, तो इस तरह इस अर्थ में इसे यूज़ किया जाता है। तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ़ यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ़ आई एम योर एनिमी। राम मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बॉस हो। राम स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी एज थो ही वॉज माई बॉस। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। वॉज स्पीकिंग विद मी इन सच अ वे एज इफ़ आई वॉज हिज सर्वेंट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ एज इफ़ और एज तो, जिसका मतलब होता है मानो या फिर जैसे कि। तो मानो तुम्हें सब पता हो, और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब पता हो। This is how we use as or as if. So let's continue with our video. अब देखते हैं आगे का कंजक्शन कौन सा है। का कंजक्शन है ईदर और जिसका या तो ये या फिर या तो वो, या तो ये काम होगा या तो वो काम होगा, इस तरह के अर्थ में। जैसे या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, तो या तो ये काम तुम कर लो या फिर मुझे करने दो। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अल्टरनेटिव है, ये एक काम कर लो, या तो ये काम करो या वो काम करो। ठीक है, या तुम जाओ या फिर मुझे जाने दो। इधर यू गो और लेट मी गो, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। इधर राम विल गो और आई विल, इधर राम और आई विल गो। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं इसका यूज़। जैसे इधर का यूज़ और का यूज़ साथ साथ किया जाता है इन सिचुएशन में, इधर और। इधर यू गो और लेट मी गो, तो इधर के साथ फर्स्ट सेंटेंस और के बाद आखिर का सेंटेंस हम लिख देंगे। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई ईदर गो दिल्ली और मुंबई।
I'll either go Delhi or Mumbai. या तो तुम गलत हो या वो. Either you or he is wrong. Either you are wrong or he is. ठीक है, तो इस तरह से हमने यूज़ किया है ईदर यू और ही इज़ रॉन्ग. ही के बाद इन फर्स्ट सेंटेंस हमने ही इज़ रॉन्ग लगाया क्योंकि वो ही के अनुसार प्रयुक्त हुई है. नेक्स्ट, नीदर और नॉर. जैसे हमने ईदर के साथ और लगाया, या तो ये या तो वो, एक ऑप्शन था हमारे पास. यहाँ पे नीदर के साथ नीदर और नॉर, ना ये ना वो, ना तो ये होगा ना वो होगा. उसमें हमारे पास एक ऑप्शन था, हम एक काम कर सकते थे, ये जैसे या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो. लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, ना ये ना वो, ना तुम जाओ ना मुझे जाने दो. नीदर यू गो और नॉर लेट मी गो. नीदर यू गो नॉर लेट मी गो. तो नीदर के साथ हम और का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है कि पहले से ही नेगेटिव है, आप दोबारा नेगेटिव उसमें ऐड कर रहे हो तो ये नेगेटिव बन जाता है. जैसे मैं ना दिल्ली जाऊँगा ना मुंबई. I'll neither go to Delhi nor Mumbai. ना तुम गलत हो ना वो. Neither you nor he is wrong, और neither you are wrong nor he is. ना मैंने पूछा और ना उसने बताया. Neither I asked nor she told. So this is how we use neither or not, जबकि अर्थ हो ना ये ना वो. अब हम इसका यूज़ इस तरह और भी कर सकते हैं, नॉट, नॉर और नीदर. नॉट के बाद हम नॉर का यूज़ कर सकते हैं, फिर नीदर का. नहीं वो भी नहीं के अर्थ में. जैसे तुम नहीं आते तो वो भी नहीं आता. अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी नहीं होता. यू डोंट कम नॉर और नीदर डज ही. मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा. आई डिडंट आस्क नॉर डिड शी. वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया. ही कुडंट गो नीदर कुड आई. ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, जो नॉर या नीदर जो लास्ट के सेंटेंस में हमने यूज़ किया है उसके साथ सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सो हमने यूज़ किया है नॉर डज ही, नॉर, और सेकंड में नॉर डिड शी, और थर्ड में नॉर कुड आई. तो इस तरह से हम आई कुड, शी डिड या ही डज का यूज़ नहीं करेंगे. सबसे पहले नॉर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो सब्जेक्ट है वो आगे. नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी, यही नहीं वो भी. तो यहाँ पर दोनों चीज़ हमारे पास हैं, ना कि ये ही नहीं वो भी. मतलब यहाँ पर हमें ना तो ऑप्शन है ना किसी चीज़ की मनाही है, यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं. जैसे वो ना केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है, या वो मैनेजर ही नहीं विद्यार्थी भी है, मतलब वो दोनों है. सो ही इज़ नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो स्टूडेंट. तो इस तरह से यूज़ करेंगे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का. तो जब हमें बताना हो ही इज़ नॉट ओनली अ मैनेजर, वो सिर्फ मैनेजर ही नहीं स्टूडेंट भी है, विद्यार्थी भी है, बट ऑल्सो अ स्टूडेंट. वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है, या वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है. ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो. जब हमारे पास अर्थ हो कि यही नहीं वो भी होता है, यही नहीं आता वो भी आता है, तो जब हमारे पास दोनों ऑप्शन हो तब हम इसका यूज़ करते हैं. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.